एनालाइज़ करेंगे मॉक नंबर 30 का। इधर देख रहे हो कितने कम कम मार्क्स हैं इस वाली लाइन में। तो यस इट्स ओके, बट हमें एनालाइज़ करना है और मॉक का मेन मकसद होता है अपने आप को ट्रेन करना, अपने माइंड को ट्रेन करना और जो गलतियाँ हो गई उनको सीखना। ठीक है, दैट्स इट। ओहो, मैथ में भाई क्या हो गया था? मैथ में क्या हो गया था? मैथ और इंग्लिश में नंबर आपके और होने चाहिए भाई, पता नहीं कैसे रीजनिंग में आ गए। आई थिंक रीजनिंग में कभी कभार ही ऐसा सीनेरियो देखने को मिलता है, बट भाई मैथ्स में क्या कर दिया तुमने? पहले मुझे देखना था मैथ्स का। ओके, इतना क्लोज ऑप्शन थे तो हल करना था ना। क्लोज ऑप्शन होते हैं तो आ सकता है पेपर है, नॉट अ बिग डील राइट। लोग किए भी हैं और तुम भी कर सकती थी, हल करती है उसमें, और क्या था। ए बी से 8 कम है और बी एक अभाज्य संख्या है। ए जो है बी से 8 कम है और बी जो है एक अभाज्य संख्या है और इनका एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम। ओके, तो 5 छक्का 30, 5 9 45, तो 23 हो जाता और ये 3 15, एक 23 हो जाता, एक 15 हो जाता। तो बस इतना ही तो था। ये ए 15 होता और बी 23 होता, तो 15 15 दिन 225, 220 और प्लस 6 9, 220 और 6 9 कितना होएगा? ये जाएगा, ये उधर जाएगा 300 और फिर इसमें से घटाएंगे 294 है ना। अरे यार घटाती तो सही से, ये देखो सही तो किया है। 220 + 69 है ना, हाँ तो 289। तो बस मैं क्या कहूँ इस पे भाई, ध्यान दो और क्या कर सकती हो। एक व्यक्ति ने एक पेड़ के शीर्ष से दो अलग अलग बिंदुओं ए बी और सी से जो है देखा 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण है। ओके, यदि ये बिंदु पेड़ के दो अलग अलग पक्ष पर स्थित हैं, ठीक है, नो इशू। ये बी हो गया, ये सी हो गया। पेड़ की ऊंचाई ए डी है, ठीक है। डी और सी के बीच की दूरी 45 है। तो बी और डी के बीच की दूरी पूछी थी, ये ऐसे डी और सी के बीच की दूरी थी और ये पूछा था। और ये डी और सी की दूरी जो है 3 थी। तो भाई ये करना पड़ेगा आपको कि ये 60 है कि सामने √3 होता है, फिर 2 और ये हो गया। 30 के सामने 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो √3 यानी कि ये 3 होगा और ये जो है ये 3 होगा और ये √6 होगा, है ना। और 3 की वैल्यू यानी कि डी सी की वैल्यू दे रखी 45, 15 आ जाएगा। और पूछा क्या था? बी डी के बीच की दूरी, तो ये 15 मीटर हो जाता। इसमें क्या दिक्कत थी? अरे बाप रे, तुम क्या निकाली हो? अच्छा, तुम कहीं इसकी वैल्यू निकाली होगी ना, पेड़ की ऊंचाई। बेटा जो पूछा गया है वो निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर पेड़ की ऊंचाई पूछता है ना। आगे से ध्यान रखूँगी यार। हाँ, इसमें क्या था यार? तुम क्या हो? तुमको देखो टाइम लिया करो, सही से सॉल्व किया करो, इसको इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सेकंड गो में किया करो और थोड़ा सा अवेयर होकर किया करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही जो है थोड़ा सा अर्जेंसी रखोगे तो पेपर सही से कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि एफिशिएंसी भी रखो और स्पीड भी रखो, मतलब एक्यूरेसी भी रखो, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था सिंपल सा। मेरा 4 आया था, 8 होगा आंसर। छोड़ दिए होंगे हम 2 एक जगह कहीं। भाई मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा जो कठिन हो इसमें। ये क्या है? ओके, पिछड़ों के 3 समुच्चय में से प्रत्येक में 9 संख्याएं हैं। इन समुच्चयों में संख्याओं की माध्यिकाएं जो 31, 81 और 111 हैं। देखो 3 समुच्चय में प्रत्येक में 9 संख्याएं हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 27 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? देखो 27 संख्याएं यानी कि 27 + 1 28/2, यानी कि 14th नंबर वाली संख्या हमको चाहिए, 14 नंबर वाली। और ये जो 9 में सबके है ना, तो ये 5वें नंबर पे आएगी 31, ठीक है। और 10वें पे आएगी ये 81। हाँ तो नहीं निकाल सकते। तुम कहाँ से निकाल दी थी? तुम 81 कहाँ से निकाल दी थी? वो 10वें पे आएगी ना, वो तो हटी हो क्या। तो भाई मुझे तो मैथ में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो कि कठिन हो। अब देखो यही है, पेपर दे के आओगे तुमको लगेगा भाई सब क्वेश्चन आसान थे और सब अच्छा करके आए हैं, लेकिन जब आंसर क्या आएगी तब तुम देखोगे अरे ये सिंप्लीफिकेशन में क्या कर दिया, अरे इसमें क्या बी डी निकाल पूछा था, हमने तो पेड़ की ऊंचाई निकाल दी। क्यों निकाल दी भाई? जो पूछा जाएगा उसका जवाब दोगे तब तो तुमको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे क्यों भाई? ऐसे क्यों? तुम खुद ही सोचो। तुम ही कोई सवाल किसी से पूछो, वो उसका एग्जैक्ट जवाब देखा तब तो तुमको अच्छा लगेगा कि घुमा फिरा कुछ भी बता के चला गया। भाई बहुत आसान पेपर था, सच बता रही हूँ। और ये भाई मैथ्स में ऐसा कुछ गला भाई, रीजनिंग देख कर मेरे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे आ गए इतने। और इंग्लिश देखते हैं। ओके, अनेबल टू बी हियर्ड हैं, एक्नॉलेज्ड। ओके, समझी। ओके, वो इंट्रो पूछा ना। द माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड दैट आर अनेबल टू बी हियर्ड। तो अनेबल है यानी कि सुनने योग्य नहीं है, तो इसका मतलब सुनने योग्य है।
अच्छा, डिफनिंग होता है। डिफनिंग मतलब होता है ऑफ अ नॉइस सो लाउड एज टू मेक इट इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस है। यहाँ पे भी तो अनेबल टू हियर है और यहाँ पे इतना ज़्यादा एबल कर दिया। ठीक है, अगर गलत हो गया ये तो इट्स ओके। बाकी एक्नॉलेज का मतलब अलग होता है। एक्नॉलेज का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग गुड और इम्पॉर्टेंट, बट इट्स ओके। ओके सो गोदाम हैज़ बीन सो रिजिड सिंस yesterday। अच्छा, गौतम, ओके सॉरी। ही मस्ट लेट हिज फेस डाउन, तो लेट हिज हेयर डाउन ये इडियम होता है, मुझे नहीं पता था। लेट इज हेयर डाउन मतलब हेयर डाउन का मतलब होता है, कोई बात नहीं, ये नहीं पता था, गलत कर लेती, नो इशू, आई डोंट हैव एनी इशू अगर मेरा गलत होता। लेट हिज हेयर डाउन का होता है विच मीन्स बिहेव इन एन अनइनहिबिटेड वे, मतलब होता है द बिहेव इन अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड क्या होता है? अनइनहिबिटेड का मतलब इनहिबिटेड है तो रोक ही नहीं रहा खुद को, जो भी हो रहा है हो इन दो, ये सब चीज़ें। ओके, इनहिबिटेड मतलब होता है इनहिबिट करना, मतलब होता है रोकना। लेट हिज फेस डाउन, लेट हिज हेयर डाउन अनइनहिबिटेड, अनहिबिटेड वे में। ओके, इनहिबिटेड होता है रोकना, अनहिबिटेड मतलब कि बेशरम टाइप। तो गौतम हैज़ बीन सो रिजिड सिंस यस्टरडे। अच्छा, ही मस्ट ही मस्ट लेट हिज हेयर डाउन, या मेरे को ये के लेटर हेयर डाउन। अच्छा, बालों को गिराना, एकदम रिलैक्स होकर के एंजॉय करना। ओके, आई गॉट इट। टोन पूछी थी, अब भाई ठीक है, सीरीन और ये होपफुल में नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाई आप, इट्स फाइन, क्या कहूँ मैं। बट एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते थे, और मतलब चलो नहीं भी कर पाते, चलो इंग्लिश में। मैथ्स में क्यों गलत किया वो बताइए आप, आपको वो 16 नंबर तो नहीं गंवाने थे। द हाईली डैश मूवी प्रीमियर लेफ्ट द ऑडियंस स्पीचलेस एंड थ्रिल्ड, तो हाईली अनएक्सपेक्टेड, हाईली एंटिसिपेटेड। ओके, एंटोनिम देखो यार, तुमको एंटोनिम बताना था, बिलेटेड, तो बिलेटेड है कोई चीज़, बिलेटेड है बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, और ये मतलब कि बिलेटेड नहीं है तो यानी कि एंटिसिपेटेड है। अनएक्सपेक्टेड थोड़ी ना हो जाएगा, एंटिसिपेट कर लिया मतलब कि पूर्वानुमान लगा लिया, और बिलेटेड मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंतजार है इसको, है ना, ऐसा। ये क्वेश्चन तो कर ही सकते थे इंग्लिश में हम। चलो ठीक है, मानते हैं ये क्वेश्चन मैं ना कर पाती, हालांकि इतना कठिन भी नहीं था। एक नॉलेज और डिफनिंग, डिफनिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए, बट चलो ये नहीं कर पाती मैं, फुली ओके। चलो ये भी नहीं कर पाती भाई, दिक्कत होता है थोड़ा सा सीरीन और होपफुल में क्या है तो, बट ये आप कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप ही कर सकते थे इंग्लिश में, और ये चारों, ये मैथ्स के 5 क्वेश्चन आप ये और करने चाहिए थे। 5 को 20 नंबर होता है, आपके 335 होते इससे में। आप थोड़ा सा जो है खुद को इम्प्रूव करिए, ठीक है। 335 पे आपको एक नई जॉब तो पक्का मिल जाएगी, बट 315 पे मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको नॉर्थ में कुछ मिलेगा भी, है ना, साउथ में भी शायद ना मिले, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ रियली रियली हाई, आप देख सकते हो उसको। अब चलो जीएस का देखते हैं सारा एक लाइन से, बट जीएस का देखने से पहले मैं ज़रा सा देखूं कि मेरा इसमें क्या रैंक वगैरह क्या था, एक बार फिर से। 1200 तो यहीं पे है, फिर अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। बट यस, पॉसिबल था कि हम बेटर कर सकें इसमें। ओके, सब जीएस का देखते हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता जो आईबीसी है वो 2016 की है। दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी 2016 की है। एलपीजी सुधार जो 1991 के हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 की है। जीएसटी जो है वो 2017 का है। तो आपने याद रखना है, ये दिवाला दिवालिया वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 का है। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए, दिवाला और दिवालापन संहिता, ठीक है। न्यूट्रॉन ऊपर की चैडविक ने की थी,
देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसी स्थान के देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा से उस स्थान की कोणीय दूरी के रूप में मापा जाता है। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन में तो होता ही है प्रायद्वीपीय। वियतनाम पता नहीं कौन है, टॉम लेन, ठीक है मुझे नहीं आता, इट्स ओके। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भाई तुमको उद्देश्य नहीं पता क्रिप्स मिशन का? हाँ यही तो था, सिक्योर करना फुल इंडियन कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड वार। ऑटोनोमस वही देने आया था, वो ऑटोनोमस स्टेट नहीं देने आया था। क्रिप्स मिशन आया था इंडियन का सपोर्ट्स लेने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एन प्लान टू सिक्योर फुल कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड वार 2। यस ओके ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कन्फ्यूज हो गई होंगी मैं ग्रांट वाले में, इतना ईजी नहीं कहूँगी मैं इसको, बट यहाँ किया जा सकता था। मलेरिया इनफ्लीज आत्मसम्मान ये होता है 1925, इतना मुझे पता था खाली, एक में होगा 2 और तो मुझे कुछ पता नहीं था इसमें। नायर वाला जो है ये हो जाएगा 1861 में, नायर आंदोलन 1861। अरावीपुरम ये होगा 1888 और जस्टिस पार्टी जो है 1916। इतना आसान नहीं था, मुझे बस एक पता था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, इसके अलावा मुझे कुछ इसमें नहीं पता था। अब ध्यान रखेंगे नैयर जो है 1861 है, ठीक है 1861 में कुछ और था, याद नहीं आ रहा मुझे। 1861 है, 1871 था वो जो अहोम नहीं पाइका आंदोलन 1817 था यार, वो 17-18 ऐसे याद किया था। अराईपुरम जो है 1888 है, जस्टिस पार्टी 1916 है। नेशनल ये नालको जो है एक अनुसूची है, ए नवरत्न CPSC है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 को हुई थी। इसका पंजीकरण जो है कार्यालय भुवनेश्वर में है। ओके मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि जो नालको है वो CPSC है 7 जनवरी, और ये जो भी स्थापना हुई भुवनेश्वर में, नालको नाला है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भवन में। और जो ये NIRM है इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। मलजखंड कॉपर प्रयत्न झारखंड में है, तो मलजखंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश मलजखंड। अरे यार तो थोड़ा बहुत यार देखो ये सब चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी नहीं, वरना फिर देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा चला गया पूरे 4 नंबर। हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर 340 बस कैसे लाओगे? 330 भी नहीं आ पाएंगे इस तरह तो। सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया। सविनय विज्ञान 1928 से 30 तक चला था। सविनय विज्ञान सिविल डिसोबीडियंस भक्त 30 तक कहाँ, 30 के आगे तक गया था। 31 में तो पैक्ट ही हुआ था। काहे लगा दी थी तुम, हट गई है क्या तुम्हारा गलती? ये देखो 34 तक चला था। हाँ वही तो 1928 में तो वो जो हुआ था ना, वो अरे वो कराची का अधिवेशन, हाँ उसमें सोचा था, कराची ही तो था, कराची था कि लाहौर था? नहीं लाहौर तो 1931 में हुआ था, कराची ही था, है ना? देख लूँ क्या एक चक्कर। कराची बाद में हुआ, तो लाहौर पहले आएगा, हार पहले हुई है और रांची बाद में आया है, कराची। ओके तो पहले लाहौर यानी कि पहले हार हुई है, इसके बाद में जो है रांची आया है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो ये है ना 1930 से लेकर के चला था 34 तक, 32 से 34 तक है ना, 34 तक। क्योंकि देखो 1929 में जब हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे ही तो सोचा था कि यहाँ CDM लॉन्च करेंगे, तो वहाँ से आप इसको याद रखिए। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको आपने नहीं गलत करना था। ये क्यों गलत किया तूने? कौन सा विषय जो है न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, सो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल। लॉस पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तो ये कहाँ से ये थोड़ी ना आता है लॉस पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, ओके। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट और जुडिशियल डिसीजंस, हाँ अपने डिसीजन पे तो रिव्यू करती रहती है, ओके। फंक्शनिंग जो है गवर्नमेंट की उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन जो लॉ पास होते हैं लेजिस्लेचर से उस पर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कुछ भी उल्टा सीधा लॉ बना दोगे थोड़ी ना। The Indian Constitution adopted the judicial review from the American Constitution. It is considered as the basic structure of the Constitution. It has allowed the judiciary to intervene in many public issues for maintaining the supremacy of the Constitution, checking the possible misuse of power by the legislature and executive, protect the rights of the people, maintain the ये और independence of judiciary। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। हम सीन क्या यस गोखले ये 1905 में बनाए थे, 1905 में बनाए थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के सदस्य थे। पहला सही था, इतना मुझे पता था, सेकेंड भी सही था, ठीक है भाई। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। फिर है ये बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार, इनका नहीं था,
तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? वाज इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय श्री क्या क्या फिरोज शाह मेहता। अच्छा, बॉम्बे क्रॉनिकल, देखो फिरोज शाह मेहता, मेहता अंकल थे ना उसमें, तारक मेहता में। हाँ, तो फिरोज शाह मेहता वो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, क्रॉनिकल वगैरह, क्रॉनिकल क्रोनोलॉजी समझिए आप, है ना, क्रॉनिकल। तो फिरोज शाह मेहता जो है ये बॉम्बे क्रॉनिकल के थे। फिरोज शाह मेहता रोज़ रोज़ लिखते थे, रोज़ रोज़ मेहता साहब लिखते रहते थे कुछ ना कुछ। अरे ये क्यों गलत कर दिया, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो कितने अच्छे से याद कर रखा, RMI, फिर क्या था, RMIVUXG, है ना। हाँ, ट्रिक से याद कर रखा है मैंने इसको भी। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर डिके। तो अब मुझे बस इतना पता था कि देखो RMIVUXG होता है, ठीक है, ये चीज़। अब एक मिनट, मैं क्या बता रही हूँ, ये तो अल्फ़ा बीटा गामा वाला है यार कुछ, ओहो। ओके, अस्थिर नाभिकीय क्षय की अंतर्वर्ती, तो गलत होना लाजमी है। अंतर्वेदी शक्ति के रूप में अल्फ़ा बीटा गामा का जो है सही क्रम बताना था, तो अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे होगा। सबसे ज़्यादा जो है अंतर्वेदी क्षमता गामा की होती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंसेस, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिलेटिवली स्लो एंड हैवी होते हैं, और बेटा पार्टिकल्स फास्ट होते हैं, और जो गामा होते हैं अच्छा वो होते हैं वेव्स, वो वेव्स होती हैं ना कि पार्टिकल्स। ओके 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 ओके, वही तो गामा वेव्स लिखा है, गामा वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, बाकी दोनों पार्टिकल होते हैं। ओके, इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा क्षमता होती है अंतर्वेदी की। ये कुछ अल्फ़ा मेल अल्फ़ा क्या चला करता है, कुछ देखा है हमने। तो बहुत स्लो लोग होते हैं, स्लो लोग हैं, बस यही दिन भर क्या करते हैं। किस नियम ने जो है ब्रिटिश भारत में हस्तांतरण नियम जो है निर्धारित किए थे? हस्तांतरण नियम जो है डिवोल्यूशन रूल्स वर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मुझे नहीं पता था। सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन व डिवाइडेड टू सेंटी, यस ये तो हुआ था, कैटेगरी हैज हैविंग सब्जेक्ट वगैरह डिवाइड किए थे, तो यही था हस्तांतरण नियम, फिटनेस क्या था। पेरिकार्डियल कैविटी, कार्ड से याद कर लिया था इसको, और भी देख लेती हैं, और कुछ में दिया नहीं है। ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और पेंशन कहाँ से? देखो न्यायाधीश तो का वेतन जो है ना, वेतन तो आएगा राज्य वाले से, लेकिन पेंशन आएगा वो केंद्र वाले से, ठीक है। देखते हैं, देखो वेतन जो है ना, वेतन देखो सैलरी आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बिल्कुल सही है। और जो ये है ना वो पेंशन, तो वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, क्योंकि मैं देखो एक आदमी जो है कई सारे राज्यों का भी हो सकता है ना राज्यपाल, तो सैलरी तो डिवाइड कर लेगा, लेकिन पेंशन कौन देगा? तो इसलिए वो जो है ईस्ट इंडिया से आता है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपने बहुत गलत किया, गलत कर कन्फ्यूज हो गई थी, क्या हो गया था, क्यों कन्फ्यूज होना, इतना सिंपल सा लॉजिक है ना, कि भाई राज्यों से ही तो आएगी सैलरी, जब 2-4 राज्यों का अगर राज्यपाल है तो उनसे आएगी, लेकिन पेंशन कौन देगा? कि 75 राज्य, मतलब जैसे 2-4 राज्यों में वो रह चुका है राज्यपाल, तो अब पेंशन कौन देगा उसको? तो इसलिए इंडिया वाला जो उससे आ जाता है, ताकि जो है लड़ाई झगड़ा ना हो इस राज्यों में कि तुम दो नहीं हम दे, ऐसा करके। तो ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था। कौन सा हर एक जो हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल को सटीक रूप से स्पष्ट करता है? मुझे क्या पता, ये सब मुझे नहीं पता। तो ये था ए, तुक्का लगा दी थी, लेकिन तुम्हारी तुमसे रहा नहीं जाता। ए है, ए। depicts the atom as a small positively charged nucleus surrounded by electrons that orbit the nuclear circle of the four electrons। ठीक है, आगे बढ़ो, थक गई हूँ मैं। उपधातु नहीं है तो नहीं है, तो नियॉन नहीं है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरियम, पॉसिबली स्मिथ, पोलेटियम, मॉइस्चर, सब है। का रखने वाले चम्मच के भाग का जो है, ओहो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अब इसको कैसे रट्टा मारा जाए? द साइड ऑफ द स्पून दैट होल्ड्स द फूड, जिसमें खाना रखते हो ना, वो वही केव ही तो होती है, गुफा। तो वही खाना रखने के लिए कुछ जगह चाहिए ना उसमें, तो चम्मच में जो गुफा जैसा होता है वो केव होती है, और वही कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखिए आप। दैट कर्व्स इनवर्ड, यार ये भी कितना आसान सा क्वेश्चन था, नहीं ये बस यही सब क्वेश्चन तो लोग कर लेते हैं और वो 340 350 तक नंबर ले आते हैं। अब आप खुद देखिए, आपने इस मॉक में क्या किया है, आपने कितना गलत किया है इस मॉक में, आपने कितने मिस्टेक्स किए हैं। बाकी नॉलेज में हो सकता है, अब जी के मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया उससे मुझे आ रहा हो, बट लेकिन मैथ्स में जो गलती है कि वो तो ठीक है। आज जो मॉक देंगे हम, प्रो मॉक देंगे 8, तो उसमें जो है आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब मेरा डैट कर्व्स इनवर्ड इज़ और 20 मिनट का मेडिटेशन इज़ अ मस्ट। 7 बज गया है, तो मेरा डैट कर्व्स इनवर्ड इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, मेरे को आगे समझ में। अच्छा ये क्या है? नेट इनविजिबल इन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल ऑफ अ, ओके पढ़ने तो फिर से, अरे यार हिंदी में तो और समझ नहीं आएगा। नेट इनविजिबल्स इज़ द डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनविजिबल गुड्स में क्या होता है? इनविजिबल में क्या क्या आता है? सर्विस तो इनविजिबल होती है, सिंपल सी बात है।
ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इनकम, ये भी इनविजिबल है। ठीक है भाई, ये इतना कठिन नहीं था वैसे। Net invisibles is the difference between the value of exports and the value of imports of invisibles of a country in a given period of time. Invisible includes services, transfers, and flow of income that take place between different countries. Services trade includes both factor and non-factor income. Factor income includes net, ये वो। ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम और भी हैं। ओके, 7 बज गया है, 7:30 पे मैं सोच रही हूँ लाइब्रेरी चली जाऊँ। अब जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो मूल संदेश का कौन सा भाग आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से आपके उत्तर में शामिल होता है? कौन सा? इंटायर मैसेज। ये तो होता ही है, इंटायर मैसेज होता है। हेडर और फुटर कहाँ होते हैं? इस पर पढ़ने मास्टर हैंड आउट व्यू में होते हैं। कंप्रेस्ड फाइल जिप होती है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG। MS एक्सेल में 400 होता है और वो उसमें वर्ड में 500 होता है। फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉमनली यूज फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर, डिजिटल कैमरा एंड अदर पेरिफेरल। भाई मुझे तो कुछ आता नहीं था तो मैं क्या लगा दूँ, वायर पोर्ट होता भाई, पोर्ट वगैरह। कंप्यूटर फिर से हमको पढ़ना यार, कितनी बार कहूँ मैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन सब में। मैं सोचा जनवरी में जो है कंप्यूटर के लिए टाइम निकालूँ, वही परमार सर वाला बैच जो है ना, उस पर जो दिया है PC बैच और अपनी पिनाकल की बुक, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। मैं अवॉइड करूँगी ज़्यादा तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। पांड विद जस्ट द कीबोर्ड एंड प्रेसिंग द आल्ट की। ठीक है भाई, जो हो गया ठीक है, ये तो कर लेती यार। इम्पैक्ट प्रिंटर तो नहीं पता तुमको? लाइन प्रिंटर डबल इम्पैक्ट, तो इंक जेट नहीं होता, इंक जेट इंक फेंक फेंक के मारता है वो तो। चलो ठीक है भैया, जब भी हो गया सो हो गया। और ये क्या था क्वेश्चन, देखो जरा सा। नेविगेशन की कैटेगरी ऑन द कीबोर्ड होम की एंड आई एम इंडिकेट, बट यस आई कैन से कि हाँ भाई इतना कठिन नहीं था जितना मेरा ख़राब परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, सब इजी से क्वेश्चन थे भाई। देखो ये सब क्वेश्चन तुमने इतने अच्छे से कर भी लिए। ये इस तरह का क्वेश्चन तुमको लग रहा है? नहीं, हमको लगा ऐसा CHSL में आया था। नहीं भाई, ये सब क्वेश्चन तुमने देखो जो कर लिए इतने अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ही अपने आप को और इम्प्रूव करो। और ठीक है, मैं ज़्यादा कहना नहीं है, बस यही है कि इम्प्रूव करिए प्लीज़, बिकॉज बहुत ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट। ओके, तो यहाँ से मॉक 30 हमारा हो गया। अब इसके बाद जो ये सारे मॉक्स कवर करेंगे।